अयोध्या विवाद पर सुनवाई से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। 29 जनवरी को राम मंदिर पर नई बेंच सुनवाई करने वाली है, लेकिन उससे पहले योगी ने राम मंदिर पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर फैसला देने में नाकाम रहता है तो वो 24 घंटे के अंदर में मंदिर बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामला उन्हें सौंप दे अगर वो उसे सुलझा नहीं सकता। आईसीआईसीआई बैंक मामले में सीबीआई के एफआईआर के बाद अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर अहम बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका से लिखे अपने ब्लॉग में कहा है कि जांच एजेंसियां असली गुनहगारों पर ही फोकस करे। लेकिन चलिए इस पर डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में आखिर क्या कहा है, ये बताएं। देखिए, इस ब्लॉग में अरुण जेटली ने जो बातें लिखी हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि सीबीआई ने जो कार्रवाई की वीडियोकॉन वाले मामले में उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उन्होंने ब्लॉग में दो चीज़ों की तुलना की और कहा कि जांच एजेंसियां दो तरह से काम कर सकती है, एक एडवेंचर के लिए, दूसरा प्रोफेशनल तरीके से। एडवेंचर के लिए काम करिएगा तो कई बार ऐसे नामों को शामिल करना पड़ेगा जिससे आपको कुछ हासिल तो नहीं होगा, लेकिन जिसका नाम शामिल होगा उनकी बदनामी होगी। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करिएगा तो असली गुनहगारों तक पहुंचना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ब्लॉग का जो अंतिम पैरा है वो काफी अहम है। अंतिम पैरा में उन्होंने ये कहा है कि जांच एजेंसियों को खासतौर से महाभारत में अर्जुन ने जो उपदेश दिया था उसका पालन करना चाहिए और मछली की आंख पर ध्यान दीजिए, यानी जो असली गुनहगार है उस तक पहुंचिए। और ब्लॉग के अंतिम पैरा में उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमने आईसीआईसीआई वाले मामले में खबर पढ़ी कल की तो मैं ये ब्लॉग लिखने को मजबूर हुआ। कल की जो खबर थी वो क्या थी? कल की खबर ये थी कि सीबीआई इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। चंदा कोचर का नाम उसमें शामिल है, दीपक कोचर जो कि उनके पति हैं उनका नाम शामिल है, वेणुगोपाल धूत का नाम शामिल है और इसके अलावा इनकी कंपनियों के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसी खबर के आने के बाद अरुण जेटली का एक ब्लॉग आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में जाँच की आगे की दशा और दिशा तय करने के लिए। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। एलईडी टीवी बनाने वाली कंपनी हो या स्टील सेक्टर की कंपनियां 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार कई आइटम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी में है। और एक बार फिर से हम जुड़ते हैं लक्ष्मण रॉय से इस पर विस्तार से बात करने के लिए। लक्ष्मण, सरकार का प्रस्ताव यहाँ पर है, क्या बताएं? देखिए, दरअसल सरकार का प्रस्ताव यह है कि बजट में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो खामी है उसको दूर किया जाए। ये दरअसल इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो खामी होती है उसके तहत तैयार माल जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी कम होती है, जिस वजह से सस्ते में आप उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन उसी तैयार माल को अगर आप देश में बनाना चाहते हैं, उसके लिए कच्चा माल इंपोर्ट करते हैं तो कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से देश में बनाना उस प्रोडक्ट को मुश्किल हो जाता है। ऐसे में देश में मेक इन इंडिया घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान होता है। इस नुकसान को दूर करने के लिए, घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में इंपोर्ट ड्यूटी के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव कर सकती है। इसके लिए पूरा मसौदा कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था, जिसमें से कईयों को बजट में शामिल किए जाने के प्रस्ताव है। मिसाल के तौर पर उद्योग मंत्रालय ने यह कहा कि एलईडी टीवी पर अधिकांश मामलों में 0% की इंपोर्ट ड्यूटी है। लेकिन देखिए, दरअसल सरकार का प्रस्ताव यह है कि बजट में चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। मोदी सरकार अपने अंतरिम बजट में रेल यात्रियों पर ज्यादा फोकस कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे में खान पान में सुधार और यहाँ पर ट्रैकों के दोहरीकरण पर ज्यादा खर्चा करने का ऐलान हो सकता है। लेकिन खबर पर तमाम डिटेल्स के साथ संवाददाता दीपाली नंदा जुड़ गई हैं। दीपाली, कुछ साल के मुकाबले बजटीय सहायता में कितनी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, बताएं? देखिए, सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार रेल मंत्रालय ने पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% ज़्यादा बजटीय सहायता देने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है। रेल मंत्रालय को उम्मीद है कि इस बार अंतरिम बजट में उन्हें नए वित्त वर्ष के लिए 65 से 70 हज़ार करोड़ रुपए के बीच बजटीय सहायता मिल सकती है। अगर हम वित्त वर्ष 2018-19 की बात करें तो ये करीब 53 हज़ार करोड़ रुपए थी। चूंकि ये चुनावी साल है, इसलिए रेलवे का पूरा फोकस यात्री सुविधाओं को आधुनिक करने या उन्हें मजबूत बनाने पर देखा
देखा जा रहा है। इसलिए सूत्र हमें बता रहे हैं कि रेलवे ये योजना बना रहा है कि जितनी भी बजटीय सहायता बढ़ोतरी के साथ मिलेगी उसमें से करीब 40% हिस्सा यानी कि एक बड़ा हिस्सा यात्री सुविधाओं को मजबूत करने पर खर्च किया जा सकता है। साथ ही साथ 30% हिस्सा बजटीय सहायता का नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। जो 25 से 30% ज्यादा बढ़ोतरी का प्रस्ताव बजटीय सहायता के लिए भेजा गया है, उसके पीछे रेलवे की बड़ी दलील ये है कि 7वें पे कमीशन की वजह से सालाना 2400 से 2500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ रेलवे पर आया है, इसलिए इसकी भरपाई करना भी जरूरी है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस अंतरिम बजट में पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा बजटीय सहायता रेल मंत्रालय को मिल सकती है। शुक्रिया दीपाली तमाम डिटेल्स के लिए। आने वाले बजट में गुजरात के ज्वेलर्स को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या चाहते हैं ज्वेलर्स, ये जानने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता मनीष देसाई ने। हमारे साथ गुजरात के कुछ ज्वेलर्स हैं, इनसे जानते हैं कि आने वाले बजट में वित्त मंत्री से क्या अपेक्षाएं हैं इनकी। मनोज भाई, आप बताइए कि क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से ज्वेलर होने के नाते। जी, हम सारे ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है वो ये हमेशा का मुद्दा रहा है कि जो आयात ड्यूटी जो है, इंपोर्ट ड्यूटी जो है प्योर गोल्ड में और गहनों में, वो क्रमशः घटाई जाए, क्योंकि अभी डेफिसिट भी काफ़ी कम हुई है। तो हमें देश को भी फ़ायदा है और यहाँ की जनता को भी फ़ायदा हो सके तो ये घटाना चाहिए, जिसकी वजह से दान चोरी मतलब जो अंडर टेबल जो भी आता है तो वो भी आना और वो लोगों को जो महंगा पड़ता है वो भी कम हो जाए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो सरकार ने लागू की है उसे और अग्रेसिव किया जाए, उसके बारे में लोगों को और ज़्यादा फायदे और ज्वेलर्स को भी साथ में, रिटेलर्स को खास करके साथ में लिया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमें दिन ब दिन इंपोर्ट कम करना पड़े। बिल्कुल, तो एक तो इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए और साथ में ज्वेलर्स को भरोसा दिलाना चाहिए, और जो सरकार चाहती है गोल्ड मोनेटाइजेशन। सर, आप बताइए कि क्या होना चाहिए, खासकर अब जब प्लास्टिक करेंसी का ज़माना है, तो आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होना शुरू हुई है और इसको लेके कुछ आप अपेक्षा करते हैं? पहले से प्लास्टिक करेंसी का यूज़ बढ़ा हुआ है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, पर उसका जो चार्ज आ रहा है वो 1% जितना पर बिल चार्ज आ रहा है। तो वो कस्टमर हर टाइम कंप्लेन करते हैं कि ये चार्ज हमको ज़्यादा लगता है, या तो हमको उसको बेयर करना पड़ता है, तो वो हमारे नफ़े के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो उसके अंदर कुछ कम हो जाए तो हमारी इंडस्ट्री में प्लास्टिक करेंसी का यूज़ ज़्यादा हो सकता है। ये जो लिमिट है 2 लाख रुपए की पैन कार्ड पे की गई है, तो आपको लगता है कि इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए? ज़रूर, क्योंकि अभी क्या है, 2 लाख के अंदर की जो लिमिट है उसमें आप काउंट करेंगे तो अप्रॉक्स 50 ग्राम्स या 60 ग्राम्स गोल्ड ही आप परचेज़ कर पाएंगे। गोल्ड का रेट भी बढ़ रहा है, तो ये लिमिट भी बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी शॉपिंग करे तो 5 लाख के लिमिट में 150 ग्राम्स तक नॉमिनल है हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में, उतना वो शॉपिंग कर सकते हैं। और पैन कार्ड भी हर बार कैरी करना नहीं पड़े, इसलिए उसके लिए आप लिमिट को हम चाहते हैं कि 5 लाख तक कर दें। अब ट्रेन में खाने पीने के सामान की पेमेंट आप ऑनलाइन कर पाएंगे और इससे मनमानी वसूली पर भी रोक लगेगी। अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में ऑन द स्पॉट कंप्यूटराइज्ड बिल भी आपको मिलेगा। कैसे ये पूरा सिस्टम काम करेगा, बता रही हैं संवाददाता दीपाली नंदा। जब आप मेल एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करें तो आपको कैश ले जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर समोसा लेकर ये खड़े हैं, गर्मा गर्म समोसा इस वक्त दिखाई दे रहा। भैया, एक समोसा और एक चाय। भैया, अगर मैं कार्ड के ज़रिए पेमेंट करना चाहूँ तो कैसे होगी? चाय का ही बिल आप निकालिए। देखिए, जो मेरा एटीएम कार्ड है इसके ज़रिए भी यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दी है और यहाँ पर ये कंप्यूटराइज्ड बिल निकल कर आ गया है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये कि जो मनमाना पैसा कैटरर्स वसूल करते हैं वो नहीं वसूल कर पाएंगे। यहाँ पर जो रेट्स हैं ये वही रेट्स हैं जो IRCTC की तरफ से तय किए गए हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो चाय है उसका 10 रुपये दाम है, तो कंप्यूटराइज्ड बिल में भी 10 रुपये का दाम यहाँ पर दिया गया है। और अगर हम समोसा की बात करें तो 19 रुपये समोसे का दाम है और 19 रुपये ही यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। हालांकि रेल मंत्रालय ये भी साफ कर चुका है कि कोई भी कैटरर आपको बिल देने से मना नहीं कर सकता है, और अगर कोई कैटरर ऐसा करता है तो आपको फ्री में खाना दिया जाएगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई फैसिलिटी रेल यात्रियों के लिए यहाँ पर शुरुआत की गई है, जो आपको ऑन द स्पॉट कंप्यूटराइज्ड बिल थमाएगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। शुक्रिया दीपाली।
अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तार वकील गौतम खेतान को रिमांड पर भेज दिया है। अभी 2 दिन की रिमांड ईडी को मिली है। गौतम खेतान पर ब्लैक मनी छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये भी कहना है कि गौतम खेतान ने कई शेल कंपनियां बना रखी हैं जिनके जरिए पैसों का लेन देन होता है। ईडी की दलीलों के बाद अदालत ने आरोपित खेतान को 2 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है लेकिन कार बाजार गर्मा गया है। ऑटो इंडस्ट्री ने 2019 की धमाकेदार शुरुआत की है। जनवरी में मारुति से लेकर मर्सिडीज तक कई कंपनियों ने बड़े लॉन्चेस किए हैं और इनमें छोटी कार से लेकर लग्जरी कार और बाइक्स भी शामिल हैं। तो नए साल में आपके लिए क्या-क्या नए ऑप्शंस हैं, आइए देखें। 2019 में लॉन्च की शुरुआत टोयोटा ने अपनी नई कैमरी हाइब्रिड बाजार में उतार कर की है। नई कैमरी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा है। बाहरी लुक के साथ नई कैमरी का इंटीरियर भी शानदार है। इसमें 2 इंजन हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। इसके साथ साथ 245 वोल्ट की निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी भी है और ये दोनों साथ में करीब 218 PS की पावर देते हैं। बेहतर पावर के साथ नई कैमरी हाइब्रिड 23 किलोमीटर की माइलेज देती है और इसकी कीमत 37 लाख रुपए है। लॉन्च की रेस में देश की नंबर 1 कंपनी मारुति कैसे पीछे रहती। मारुति ने नई वैगन आर को नए फीचर्स और ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ पेश किया है। अब इसमें पहले की तरह 1 लीटर इंजन के साथ ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए 1.2 लीटर इंजन का ऑप्शन है। किस तरह का रिस्पांस अब तक देखने को मिला है आपको, जो इनिशियल रिस्पांस? हम लोगों ने इसकी बुकिंग शुरू की थी तकरीबन 6 दिन पहले और 6 दिन के अंदर हमारे पास 12,000 बुकिंग्स आ गई हैं। फीचर बढ़ने के बावजूद भी इसकी कीमत 4,19,000 से 5,70,000 रुपए के बीच है। लेकिन सबसे ज्यादा धमाल मचा SUV सेगमेंट में। निसान ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में किक्स उतार दी। ये गाड़ी अपनी लुक और कुछ खास फीचर्स के लिए लोगों का ध्यान खींच रही है, जैसे 360 डिग्री कैमरा। निसान किक्स की दूसरी खासियत है अट्रैक्टिव कीमत और इंटेलिजेंस चॉइस ऑफ ओनरशिप प्रोग्राम, जिसके तहत आपको गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं बल्कि आप एक मंथली फीस देकर गाड़ी घर ले जा सकते हैं। निसान किक्स की कीमत 9,55,000 से 14,65,000 के बीच है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ही टाटा ने हैरियर को मुकाबले में उतारा है। इसका कई दिनों से लोगों को इंतजार था। इस गाड़ी को लैंड रोवर के D8 आर्किटेक्चर पर बनाया गया है और इसी प्लेटफॉर्म पर लैंड रोवर डिस्कवरी को भी बनाया गया है। देखने में ये अपने कंपटीटर से ज्यादा खूबसूरत और मस्कुलर दिखती है। इस गाड़ी की जो खासियत है इसका इंजन, टाटा के प्लेटफॉर्म पर ये इंजन पहले दिखाई बिल्कुल नहीं दिया है। इसे फिएट से लिया गया है और यही इंजन जीप कंपस में भी नजर आएगा। हालांकि टाटा हैरियर ने माइलेज के मद्देनजर इसको थोड़ा सा डाउन ट्यून किया है, लेकिन एक परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छी गाड़ी मानी जा रही है। हैरियर की कीमत 12,70,000 से 16,25,000 रुपए के बीच है। हर महीने नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज ने V क्लास लॉन्च करके एक नया सेगमेंट बना दिया है। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, पहला 6 सीटर और दूसरा लॉन्ग व्हील बेस के साथ 7 सीटर। इस गाड़ी की कई सारी खासियत है। उनमें से जो पहली खासियत है कि ये है MPV यानी मल्टी पर्पज व्हीकल, जिसे लग्जरी सेगमेंट में इसे लग्जरी वैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके इंटीरियर को आप अपने कंफर्ट के अनुसार कस्टमाइज भी करा सकते हैं। मर्सिडीज V क्लास की कीमत 68,40,000 से करीब 82 लाख रुपए के बीच है। 2 व्हीलर सेगमेंट में यामा ने FZ और FZS रेंज को नए अवतार में लॉन्च किया है। सबसे बड़ा बदलाव जो है वो है ABS का। इन दोनों ही बाइक्स में आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है। इसी वजह से कीमत भी कुछ ज्यादा है। नई FZ की कीमत 95,000 रुपए है, जबकि FZS की कीमत 97,000 रुपए है। इसके साथ कंपनी ने FZ25 और फेजर 25 का ABS वर्जन भी उतार दिया है। अभी तो ये शुरुआत भर है। इस साल आगे चलकर और भी कई शानदार गाड़ियां बाजार में लॉन्च होने वाली हैं। महंगे कपड़े एक बार पहने फिर रख दिए। अगर आपकी भी यही कहानी है तो फिर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यहाँ आपको मिलेगा अलमारी में पड़े आपके कपड़ों से अच्छी खासी कमाई का मंत्र। अलमारी में पड़े लहंगे, गाउन, शेरवानी को तो आपने लोगों को OLX जैसी साइट्स पर बेचते ज़रूर देखा होगा, लेकिन ये तो रही वन टाइम सेल की बात।
क्या आप जानते हैं आप अपने कपड़ों को निवेश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार मोटी कमाई कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते। मुंबई के जिज्ञासु ने अपनी शादी की शेरवानी को 2 साल तक अलमारी में सजा कर रखा। कभी पहनने का मौका तो मिला नहीं, लेकिन इन्हें सहेजने की टेंशन जरूर बनी रही। और फिर एक दिन उन्हें फेसबुक पर एक ऐड दिखा। जिज्ञासु ने न सिर्फ कपड़े सहेजने के टेंशन से मुक्ति पाई, बल्कि उन्हें अच्छी कमाई का जरिया भी मिल गया। We had a lot of clothes in the house. पूरी शादी खत्म हो गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी उन कपड़ों का करे क्या। तब भी जस्ट फ्लाई रोप का कॉन्सेप्ट चालू हुआ था, मेक मनी ऑफ योर क्लोजेट। तो तभी हमें ये पता चला कि इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। पैसे भी आएंगे और हमारे कपड़े का भी ध्यान रखेंगे और कपड़े घर से बाहर भी जाएंगे। आजकल OLX पर तो ऐसे विज्ञापनों की भरमार है ही, पर अब आप फ्लाईरोप, द क्लोथिंग रेंटल, रेंट अ क्लोजेट और अर्बन क्लैड जैसी वेबसाइट के जरिए अपने कपड़े किराए पर उठा सकते हैं। वेबसाइट्स के अलावा कई ऐसी शॉप्स भी खुल चुकी है जो आपसे आपके लहंगे लेती है और उन्हें किराए पर देती है। इसमें कपड़े की पिकअप, ड्रॉप और ड्राई क्लीन की जिम्मेदारी भी कंपनी उठाती है। आपको सिर्फ कपड़े देना है और किराया लेना है। लास्ट ईयर की बात करूं तो हमने लगभग कस्टमर्स को अर्निंग्स में अराउंड 2 करोड़ रुपीस डिसबर्स किया है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर टिपिकली टॉप परफॉर्मर्स की बात करूं, जो टॉप 5 to 10% परफॉर्मर्स हैं, वो एज हाई एज 2 to 3 लाख रुपीस 6 महीने में कमा पा रहे हैं। आउटफिट किराए पर देना है तो वेबसाइट या पेज पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा और कुछ फोटोज भेजनी होगी। अगर आपके कपड़े अप्रूव हुए तो कंपनी आपके कपड़े आपके घर से कलेक्ट कर लेती है। आपको कम से कम 1 साल के लिए कपड़े किराए पर चढ़ाने होंगे। आपके कपड़े की कीमत कम से कम 15,000 होनी चाहिए। 30,000 तक के कपड़ों पर जो किराया मिलेगा उसका 40% आपको मिलेगा और 30,000 से ज्यादा के कपड़े पर 50%। कई वेबसाइट्स किराए के 80% तक ग्राहकों को देते हैं। 1 हफ्ते के नोटिस पर आप कपड़े वापस ले सकते हैं। कपड़ों के नुकसान की पूरी जिम्मेदारी भी कंपनी उठाती है। जब आपको आपकी इतनी प्यारी चीज घर बैठे कमाई का मौका दे सकती है तो उसे सालों तक अलमारी में रखने का क्या फायदा। तो आप भी बनिए स्मार्ट और घर बैठे करिए मोटी कमाई। शालू अवस्थी, मुंबई। प्रयागराज कुंभ में पूरे टेंट सिटी बसाई गई है और वहां ऐसे टेंट भी हैं जो 5 सितारा होटल्स लगते हैं। टेंट के अंदर डबल बेडरूम फ्लैट जैसी सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं। और क्या क्या खास है यहाँ, आइए आप खुद देखिए। देश विदेश से अर्ध कुंभ में आ रहे लोगों के लिए चारों तरफ आकर्षण ही आकर्षण है, लेकिन संगम किनारे की ये टेंट सिटी चर्चा में है। यहाँ हर बजट के लिए टेंट है। सबसे महंगे टेंट में एक रात के लिए आपको 35,000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं सबसे सस्ता टेंट 650 रुपए में मिल जाएगा। मसलन इंद्रप्रस्थम टेंट सिटी में 3 तरह के टेंट है। सबसे महंगा प्रतिदिन 35,000 रुपए किराए पर, जिसमें डबल बेडरूम, ड्राइंग रूम, टेलीविजन, लग्जरी बाथरूम जैसी सुविधाएं हैं। सिंगल बेडरूम वाला टेंट 16,000 में और उससे कम दर्जे का टेंट 12,000 के किराए पर मिल रहा है। लेकिन किराया तो उनके लिए है जिन्हें वहां रहना है। टेंट सिटी देखने आने वालों की भी कमी नहीं है। टेंट सिटी बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत है। इसको बहुत मतलब आप समझ नहीं सकते कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी जगह प्रयागराज में बन सकती है। यहाँ पे हम लोग तो बाहर से एंटर जब करते हैं तभी से बहुत अच्छा लगा और गेट बहुत अच्छा है और सारा एम्बियंस अंदर से सब चीज बहुत अच्छी है। I was of the opinion that there will be something, still we have to make it, but the arrangements won't be that good. But I was just amazed by the method, by the hygiene and all that maintenance being undertaken here. इन टेंट्स को आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। टेंट सिटी के अलावा मेला परिसर और संगम के पास तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस कुटिया भी तैयार की गई है। इनमें साधु संतों, श्रद्धालुओं और मेला आने वाले पर्यटकों के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। CNBC आवाज की ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।